चेयरमैन सर, इतनी हो गई है रात, मैं कर रहा हूं वक्त बिल पर बात। मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, मैं दे रहा हूं मोदी जी को साथ, इसलिए कांग्रेस को मैं दिखा रहा हूं हाथ। मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, मोदी जी तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले मुसलमानों का आघात करते हैं। मोदी जी तो गरीबों की बात करते हैं और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की, माइनॉरिटी की, दलितों की, गरीबों की बात की है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल जो है बिल बहुत ही सभी मुसलमानों को, मैक्सिमम मुसलमानों को, 90% मुसलमानों को न्याय देने वाला बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, उस पार्टी से मैं आता हूं। मेरी पार्टी आरपीआई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, और मेरी पार्टी मोदी साहब के साथ, एनडीए के साथ है। ये जो बिल है, बिल मुसलमानों पर आज तक अन्याय होता रहा। कांग्रेस पार्टी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करने का काम करती रही और मुसलमानों को, दलितों को न्याय नहीं मिलता था। आज मुझे लगता है कि जो ये बिल आया है, हमारे किरण रिजिजू जो ट्राइबल कम्युनिटी के बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी के हैं, और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, हम किसी को भी नहीं जाएंगे शरण, क्योंकि माइनॉरिटी के मिनिस्टर है रिजिजू किरण। वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, वक्त बिल का हम करते हैं स्मरण, लेकिन अपोजिशन को हम करा देंगे हरण। नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली, नरेंद्र मोदी जी है मुसलमानों के सच्चे वाली। खरगे साहब बजाओ जोरदार ताली। मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, मत दे दो रोज मोदी साहब को गाली, नहीं तो कुर्सी करो खाली। विरोधी दलों की रात हो रही है काली, विरोधी दलों की रात हो रही है काली, नड्डा साहब बजाओ तुम भी ताली। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत ही परिवर्तनवादी बिल है। ये बिल हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट लोगों को जोड़ने वाला ये बिल है। ये जो बिल है, ये बिल असंवैधानिक नहीं है, जिस तरह आप बता रहे खरगे साहब। संविधान बाबा साहब ने लिखा है, आप भी बाबा साहब के अनुयायी है, मैं भी अनुयायी हूं। और आप जिस कांग्रेस पार्टी में, खरगे साहब, जब कर्नाटक में आपको मुख्यमंत्री बनाने का मौका आया था, तब उन्होंने नहीं बनाया आपको, और मुझे भी मंत्री बनाने का मौका आया था, आपने मंत्री नहीं बनाया, मैं इसलिए इधर आया। मैं लेकिन मैं आया, लेकिन आपने तो मंत्री पद का विषय नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी दलितों की बात तो करती है, बात करने से का काम नहीं चलेगा। जिस तरह मोदी साहब निर्णय लेते हैं, मोदी साहब सत्ता में आने के बाद उन्होंने बहुत सारा परिवर्तन करने का काम किया है। आप लोग ये मुसलमान के विरोधी करके आपने लोकसभा में वोट लिया, लेकिन अब मुसलमानों का वोट हमारे पास आ रहा है। ये बिल पास होने के बाद सारे मुसलमान हमारे साथ आएगी, आपके साथ तो कोई नहीं रहेगी। हमारे साथ मुस्लिम समाज आएगा, हमारे साथ दलित समाज आएगा, हमारे साथ सिख समाज आएगा, हमारे साथ क्रिश्चियन समाज आएगा, ओबीसी समाज आएगा, ब्राह्मण समाज आएगा, सब समाज आएगा। हाँ,
हाँ, उनके पास कुछ नहीं रहेगा, मतलब उनके पास कुछ नहीं रहेगा तो ठीक बात, कुछ ना कुछ उधर भी होना चाहिए। अपोजिशन की हमें आवश्यकता है, कुछ वोट उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम वोट हमको मिलेगा। और ये बिल पास होने के बाद नरेंद्र मोदी जी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो मैं भी बनूंगा। तो इसी तरह मतलब कहने का मतलब इतना है कि इस बिल का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हूँ। व्यक्त कम है, मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी आगे बड़ी पार्टी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं अकेला मेंबर हूँ, लेकिन मैं जो मेरी पार्टी है, ये पार्टी बिल का समर्थन करती है, और ये बिल लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में भी पास हो जाएगा, और हम मुसलमानों का कल्याण करने के लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। इतना ही मैं बात करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा किरण जी को मेरा कहना है कि बोध गया में जो हमारा महाबोधि महाविहार है, वो बौद्ध समाज का है। वहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। वहाँ लगातार 50 दिनों से आंदोलन चल रहा है, और वहाँ का जो ट्रस्ट है 1949 का कानून है, उसमें 4 हिंदू है और 4 बुद्धिस्ट है। तो वहाँ बौद्धों की मांग ऐसी है कि भाई वो सभी मेंबर अपने होने चाहिए, अगर सरकार कर सकते हैं। धन्यवाद करिए, इतना मैं बताना चाहता हूँ, और इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। बात में कहा कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज की मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की। आज हम 2025 में आ गए, क्यों आप उन प्रॉपर्टीज के खिलाफ पड़े हुए? 1976 में उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी लेटर लिखा, इसको आप दे दीजिए, मगर आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो सर, और एक जो झूठ फैलाया जा रहा है, मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट डेवलपमेंट। सर, दिस बिल टेक्स एनी मैनेजमेंट फ्रॉम द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स, disempowers the Waqf in comparison to any other stakeholder, takes away the efficiency of administration and hampers development. Waqf disempowerment in the name of efficiency, inefficiency is being created. The progress of development from pre-independence till today is sought to be destroyed. सर, अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब ने फजल पुकाया केस का जिक्र किया। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि होम मिनिस्टर जरा अच्छे लोगों को रखकर इंफॉर्मेशन ले। फजल पुकाया का ऑबिटर क्या है? इट इज ऑबिटर, वो रेशो डिसोडेंडाई नहीं है जो आपने कहा है। अच्छा सर, शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा, क्या शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान नहीं होते? शेड्यूल कास्ट में नहीं होता मुसलमान, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमान होता। तो क्या आर्टिकल 25 मेरा चला गया, आर्टिकल 26 चला गया, आर्टिकल 14 चला गया, 15 चला गया, 29 चला गया? लक्षद्वीप का एक मुसलमान एमपी है, क्या उसको राइट नहीं है क्योंकि ट्राइबल है? क्या कह रहे हैं आप? इस ऐवान को क्यों गुमराह कर रहे हैं आप शेड्यूल ट्राइब के नाम पर? सर, और एक चीज जो आपको बता रहा हूं सर, अब आप जब आर्टिकल 26 से मेरा सोर्स है, तो आप सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 में से 10-11 आप नॉन मुस्लिम को बना सकते हैं। रिलीजन न्यूट्रल आपने कह दिया, और आप बनाएंगे। क्यों बनाएंगे आप? स्टेट वक्फ बोर्ड में 7 नॉन मुस्लिम होंगे और 4 मुसलमान। क्यों होंगे? क्योंकि आप लॉ में 95 में डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले सकते हैं 5 साल के लिए। आप वक्फ यूजर को आप कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बोलेगा ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो वक्फ बोर्ड खामोश बैठ जाएगा, कुछ एक्शन ही नहीं लगा, क्योंकि वो आपके प्यादे हैं। अच्छा, जब आप नॉमिनेट करेंगे सर, मैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ला सकता हूं, मगर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो नॉमिनेट होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकते, हम बिल्कुल नहीं ला सकते। क्या मजाक है बताइए आप? ये डेमोक्रेसी है। नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, वो अगर डिक्टेटर बन जाएगा जैसा आज भारत में हो रहा है, तो वो भी नहीं हटेगा। कम से कम यहां पर तो इलेक्शन है, वहां पर तो आप 5 साल झेलते रहो उसको। अच्छा सर, अब ये जो क्लॉज 11 और क्लॉज 9 आप 16AA से देखिए, वेयर द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड हैज बीन लिमिटेड ओनली टू 3 कैटेगरीज contained in 14(1)(c). Intention is very clear that the majority is to be packed with non-Muslims. So who will defend my interests, sir? If I cannot depend on the state waqf board, central waqf council, which are going to comprise non-Muslims, this in itself is a clear violation of Article 26, 14 and 15, sir. अच्छा सर, CO पहले 95 एक्ट में था कि वर्ड मुस्लिम, आपने गायब कर दिया उसको। अरे आखिर क्यों इतनी नफरत है आपके लफ्ज मुसलमान से? अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं आप कि ये भी आर्टिकल 26 का वायलेशन है?
सब जितने हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज है, सिख धर्म के, बौद्ध के हैं और आपके जैन के, वहां पर उन्हीं के मजहब का ऑफिसर होगा। और कहां पर नहीं होगा? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड इज अ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको समझने की जरूरत है। तो आप ये कर दे रहे हैं सर। अच्छा सर, आप देखिए, अब आप आ जाइए ये ट्राइब्यूनल पर। मुझे समझ में नहीं आया सर कि हमारे होम मिनिस्टर वजीर दाखिला ने क्या कह दिया कि 2013 का जो कानून है वो नहीं बनता तो हम नहीं लेके आते। मैं बड़े अदब के साथ उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या उस वक्त राजनाथ सिंह साहब, अडवाणी साहब, हमारी लेट सुषमा स्वराज, ये बड़े बड़े नेता यहां बैठे थे? आपने यूनानिमस उस कानून को पास करवा दिया। कीर्ति आजाद थे उस वक्त, अब यहां बैठे हैं वो टीएमसी में। तो क्या आप गलत थे या वो गलत थे? हमको बता दीजिए, आप बता दीजिए। क्योंकि अगर अडवाणी आपके लिए बहुत बड़ा नेता है, मेरे लिए नहीं हो सकते, आपके लिए आपने पद्मश्री दिया उनको, मोहतरमा सुषमा स्वराज की जबरदस्त तकारीर का मैं कायल हूं, वो बैठकर उस 2013 को यूनानिमस पास कर दिए। मुझे कंफ्यूजन है कि क्या अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े हैं या अडवाणी बड़े? आपके लिए आप तय कर लीजिए। अच्छा सर, आपके ट्राइब्यूनल सर, रेलवे क्लेमेंट्स ट्राइब्यूनल, एनजीटी ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स, वैसे 14-15 ट्राइब्यूनल है, हिंदू एंडोमेंट का ट्राइब्यूनल, सबका अपील नहीं होती, रिव्यू होता है। गृह मंत्री सरकार कह रही है कि नहीं, रोक दिए, रोक लगा। कैसे रोक लगाते हैं? रिव्यू और अपील में तो फर्क होता है ना सर। आप ही कह रहे हैं कि पूरे कोर्ट्स में बैकलॉग है और आप अपील कर रहे हैं। अच्छा सर, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज 95 में सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था सीजीआई साहब, उसको निकाल दिए। अच्छा सर, अब आप अभी हमारे मंत्री साहब ने कहा ट्रस्ट, सर श्री साई बाबा ट्रस्ट 2004, वो ये कहता है जो ऑफिसर उसमें काम करता उसको साई बाबा का डिवोटी होने चाहिए और उसको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा। यहां पर हो रहा तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सर, आप फिर देख लीजिए, ये आपका हो गया सर। हां, अब अमित शाह साहब ने सेक्शन 2A के बारे में कहा और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया कि दाऊदी बोहरा के लिए यह बनाया गया है। मगर मैं आपके जरिए से गवर्नमेंट से पूछना चाह रहा हूं, आपने तो उस प्रोवाइजो में दाऊदी बोहरा का नाम ही नहीं लिखा, आपने उनको भी थैंक यू कर दिया, उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? और सर, और गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप मुस्लिम समाज में जो बेकार किस्म के लोग हैं उनको एक रास्ता बना रहे हैं, एग्जिट दिखा रहे हैं कि तुम्हें वक्त से बचना है तो तुम्हें ट्रस्ट बना लो। ये क्या कर रहे हैं सर आप? कम से कम उन दाऊदी बोहरा को आप दे देते। अच्छा सर, क्लॉज 3V सेक्शन 36 क्लॉज 18 देख लीजिए, oral appointment has sought to be discontinued even though it is recognized practice in Islam. Muslim personal law has recognized oral waqf and 1937 Shariat Application Act. सर, आप क्लॉज 39 पर आ जाइए, 5 साल के लिए मुसलमान। मैं किरण रिजिजू से पूछना चाहता हूं, सर दाढ़ी रखे तो मुसलमान प्रैक्टिसिंग है या क्लीन शेव आपकी तरह है? तो बताइए हमको, प्रैक्टिसिंग क्या होगा? अच्छा, किसी को पकड़ के मॉब लिंच कर दिया और बोले कि JSR का नारा लगाया, और वो JSR का नारा लगाया तो क्या मुसलमान रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, तो क्या कपड़े देखकर आप कह देंगे? अच्छा, अगर कोई क्रिश्चियन हिंदू धर्म कबूल करता है तो क्या वो मंदिर को नहीं दे सकता प्रॉपर्टी? फिर भारत के संविधान में आर्टिकल 300 क्यों है सर? राइट टू इक्वालिटी क्यों है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्यों है? 5 साल कहां से लाएंगे? अच्छा सर, और एक चीज सर, और एक चीज मैं आपको बोल के खत्म कर दूंगा सर। इस बिल में वक्फ औलाद का सर, इसमें आप देखिए क्लॉज 432, द क्रिएशन ऑफ वक्फ औलाद शैल नॉट रिजल्ट इन डिनायल ऑफ इनहेरेंट राइट्स टू हेयर्स इंक्लूडिंग वुमेन हेयर्स और द वाकिफ और एनी अदर राइट ऑफ पर्सन। सर, ये आर्टिकल 25 का वायलेशन है, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 37 का वायलेशन, आर्टिकल 300A का वायलेशन है। अच्छा, हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को एक हिंदू, अब उसके फर्ज के 2 बच्चे हैं, वो एक को अपनी पूरी दौलत दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। वो कहेगा नहीं मैं घर के बच्चों को नहीं दूंगा, मोहल्ले के गरीब को दे दूंगा, वो भी कोई रोक टोक नहीं है। वहां पर आपको बच्चों की फिक्र नहीं है। जब मैं अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह को मालिक बनाकर दे रहा हूं, आप कह रहे बच्चों की फिक्र नहीं है। इतनी मोहब्बत आप बिल्किस बानो से दिखा देते तो आपके लिए दुआएं देती आपके लिए। तो सर,
आप दूसरी बात आप देख लीजिए सर, आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल कर रहा हूं सर। नहीं खैर मैं मुकम्मल कर रहा हूं, स्पीकर साहब बहुत टाइम दे दिए। सर आप देखिए, इसमें अमित शाह साहब बोले कि इतनी प्रॉपर्टीज का कब्जा हुआ, चोरी हुई, ये हुआ। सर क्लॉज 2652A सेक्शन, अगर कोई प्रॉपर्टी बेचता है 2 साल की सजा थी, आपने क्या कर दिया, उसको 6 महीने कर दिया। नॉन बेलेबल था, आपने बेलेबल कर दिया। सेक्शन 40 की बात करते हैं। सेक्शन 40 में सर हमको जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी का जो नोट्स दिए, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने कहा कि 30 साल में 515 केसेस सेक्शन 40 के और सिर्फ 8 लोग कोर्ट को गए। वक्फ यूजर का कानून तेलंगाना आंध्रा में है, सेक्शन 40 का कानून तमिलनाडु 63 है, आंध्र प्रदेश में 43 है। और सर आप डायरेक्शन दे रहे हैं, अच्छा क्लॉज 4218B देखिए सर, आप रूल बना रहे हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के खिलाफ है, इतना रूल बना रहे हैं। और आखिर में सर मैं आपको बताना चाह रहा हूं स्पीकर साहब, ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर।